नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ अड्डा सारंग में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 4 जो ग्रुप डी के लिए बुक आया है, उसका हम मैथ का सेट नंबर 7 हम देखने वाले हैं। और इसका जीके प्लस जीएस का जितना भी सेट था, टोटल 25 सेट जो हमने कंप्लीट कर दिया है, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और अपने इस भाई को आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए। तो चलिए बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। लाइक में थोड़ा सा कंजूसी आप लोग करते हैं, लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि 2 वर्ष के लिए 7200 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 25 रुपया 92 पैसा है। तो प्रति वर्ष ब्याज का दर क्या होगा? देखिए, जब भी 2 वर्ष की बात की जाए, 2 वर्ष की जब बात की जाए, तब सीआई और एसआई का जो अंतर होता है ना, ये होता है PR² बटा 100 का स्क्वायर। 2 वर्ष की बात की जाए तो यहाँ पे 2 वर्ष की ही बात की गई है। सीए और एसआई का अंतर हमारे पास दिया है 25 रुपया 92 पैसा। प्रिंसिपल आपको कितना दिया है जी? तो 7200 रुपया प्रिंसिपल दिया है। यहाँ आप 7200 रुपया लिख लीजिए। आपसे पूछ रहा है कि रेट क्या हो जाएगा, रेट आपको निकालना है। नीचे कर दीजिए 100 का स्क्वायर यानी कि 100 गुना 100। काम खत्म। पहले क्या कीजिए, हई 2 को जीरो से हई 2 को जीरो को काट दीजिए। इस 100 को आप इधर लेके आ जाइए। जैसे ही इस 100 को आप इधर लेके आएंगे, ये 25 रुपया 92 पैसा से 2592 रुपया हो जाएगा, जो कि 72 गुना R² हो जाएगा। अब R² बराबर हो जाएगा 2592 बट्टा में 72। अब हम क्या करेंगे, 2592 को अगर हम 72 से काटेंगे तो ये आपका 36 बार में कट जाएगा। अब देखिए R² का मान अगर 36 है तो R का मान कितना हो जाएगा? 6, यानी कि कितना हो जाएगा दर आपका? 6% दर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक आप जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 1/2, 3/4, 3/8, 7/4, 2/3 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन से भिन्न मध्य स्थान पे होगी, यानी कि बीच में होगी। इस तरह का दे तो सबसे पहले हर का एलसीएम ले लीजिए। हर का एलसीएम लेंगे 2 4 8 4 3। इसका एलसीएम हम क्या ले सकते हैं? 8 3 के 24, 3 8 24 4, यानी इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 24। 24 एलसीएम आ जाएगा तो 1/2 गुना 24 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 12। 1/2 12। 3/4 गुना 24 करेंगे तो 4 6 24 36 18। 3/8 गुना 24 करेंगे तो 8 3 के 24 3 के 9। 7/4 को करेंगे तो ये डायरेक्ट लिख दे, 4 6 24 7 6 42। 3 8 24 8 दूना 16। अब आरोही क्रम में सजाइएगा, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। जब हम आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे छोटा 9 होगा, 9 के बाद 12 होगा, 12 के बाद 16 होगा, 16 के बाद 18 होगा, 18 के बाद 42 होगा। तो बीच में कौन आ रहा है? 16 आ रहा है। बीच में कौन आ रहा है? बीच में 16 आ रहा है। तो 16 किससे आया है? तो ये 2/3 से आया है। तो यानी कि 16 जो आया है ये आपका 2/3 से आया है। तो 2/3 यानी कि ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यही कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 10 मैचों में किए गए गोल की संख्या 1 3 2 5 इतना है और 9 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करना है। जब 10 संख्या होता है तो माध्यिका हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए आरोही क्रम में सजाया जाता है। क्या किया जाता है? आरोही क्रम में सजाएं। सबसे पहले आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे छोटा 1 है,
उसके बाद 2 है, 3 है, एक का वो है, 2 वो है, 2 1 है, उसके बाद 2 3, उसके बाद 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब 10 हो जाता है तो कुछ नहीं करना है। कितना संख्या 10 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5, पांचवा और छठा पद को जोड़ के यानी कि 5 4 9 को 2 से भाग दे दीजिए, यानी कि 4.5। आपका माध्यिका जो है 4.5 निकल के आ गया। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 96 मीटर, 110 मीटर और 146 मीटर है, एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्गाकार मैदान की भुजा ज्ञात कीजिए। वर्गाकार मैदान की भुजा ज्ञात करना है। अब बात को समझिएगा। त्रिभुज की जो भुजाएं दी गई हैं ये आपका 96, 110, 146। अब ये हमको देखना है कि क्या ये त्रिभुज की जो भुजाएं हैं ये आपका समकोण त्रिभुज बनाती है या नहीं बनाती है। ठीक है, अगर ये समकोण त्रिभुज बनाएगा तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। बात को समझिएगा। जब ये समकोण बनाएगा तो ये तो 146 उसका क्या हो जाएगा? विकर्ण होगा। अब देखिए क्या होता है, त्रिभुज में एक रूल होता है कि 2 छोटी भुजाओं का योग इससे बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये भी चीज जान लीजिए। अब ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ये वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। यही प्रश्न में कह रहा है कि वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है जी? तो भुजा स्क्वायर होता है। त्रिभुज में देखेंगे तो 1/2 आधार इन दोनों में से किसी को मान लीजिए, 96 मान लीजिए, ऊंचाई 110 मान लीजिए, जो कि भुजा स्क्वायर के बराबर है। 2 से 96 को काट दीजिएगा तो ये कितना बार में कट जाएगा? 48 बार में। ठीक है, अब ए का वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिए, ए स्क्वायर का वैल्यू निकालिएगा तो 48 को तोड़ेंगे तो 8, इसको हम तोड़ते हैं 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 चौके 48। 110 को 11 गुना 10 में हम तोड़ेंगे, यानी कि ये जो भुजा हमारा जो निकल के आएगा ये भुजा जो है रूट में ही आएगा। क्या आएगा? रूट में ही आएगा। अब देखिए रूट में निकलेगा 2 और 2, 4 बाहर निकल जाएगा। अगर ये देखेंगे तो ये 4 बाहर निकल जाएगा, अंदर में रह जाएगा 11 3 33, 330, यानी कि भुजा का माना जाएगा 4 रूट अंडर 330 मीटर। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि दिनेश, नागा और नरेन एक साझेदारी में आते हैं। दिनेश संपूर्ण पूंजी का 1/3 योगदान करता है, जबकि नागा अकेले उतना योगदान करता है जितना दिनेश और नरेन साथ मिलकर करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कितना 1,05,000 का लाभ होता है तो नरेन को कितना प्राप्त होता है? हमसे यही पूछा गया है। कौन कौन है जी? दिनेश है, नागा है और नरेन है। देखिए लाभ जो होता है ना, जब आप पार्टनरशिप में कीजिएगा तो लाभ जो होता है ना, आप कितना पूंजी कितना समय के लिए लगाते हैं, लाभ बराबर यही होता है पूंजी गुना समय। अब चलिए अब हम प्रश्न को सही से पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न ही अब बताएगा कि कौन कितना पूंजी लगा रहा है। कह रहा है कि दिनेश संपूर्ण पूंजी का 1/3 योगदान करता है। दिनेश, ये जो दिनेश है ना, अगर मान लीजिए हमने मान लिया कि 6 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, ये तीनों मिलके, तो 6 रुपया अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो दिनेश संपूर्ण पूंजी का 1/3 यानी 6 रुपया का 1/3 कितना हो जाएगा? तो दिनेश कितना लगा रहा पूंजी? 2 रुपया लगा रहा। ये क्या लगा रहा? पूंजी लगा रहा। ठीक है, 2 रुपया लगा रहा।
अब कह रहा है जबकि नागा अकेले उतना योगदान करता है जितना दिनेश और नरेंद्र साथ मिलकर करते हैं। अब ये 2 रुपया लगा दिया, 2 रुपया दिनेश लगा दिया, और नागा उतना इन्वेस्ट करता है जितना दिनेश और नरेंद्र साथ में मिलकर करता है। इसका मतलब है 6 रुपये में तो 2 रुपया लग गया, अब बच गया कितना, 4 रुपया। अब इस 4 रुपया में नागा उतना इन्वेस्ट करता है जितना दिनेश और नरेंद्र साथ में मिलकर करता है। इसका मतलब है कि नरेंद्र अगर 1 रुपया करता होगा तो नागा 3 रुपया करता होगा। तब तो दिनेश और नरेंद्र का जो मिलके जो ये करता है जितना इन्वेस्ट उतना नागा अकेले कर रहा है। समय जो है बराबर है। समय की बात की जाए तो समय 1-1 साल के लिए होता है, यानी कि 12 महीने के लिए होता है। तो अगर देखेंगे तो ये 12-12 ऑटोमेटिकली कट जाएगा। इसका जो अनुपात हो जाएगा 2:3:1। अब देखिए टोटल रुपया की बात की जाए तो टोटल रुपया की बात करेंगे तो 1,05,000 का लाभ होता है। जब 1,05,000 का लाभ होता है किस अनुपात में, 2:3:1 अनुपात में। तो ये 2, 3, 5, 1, 6 रेशियो का वैल्यू 1,05,000 है। तो 1,17,000 तो 1,05,000, तो 1 रेशियो का वैल्यू हम नहीं निकाल देंगे, इसको निकाल देंगे। भाग देखें 6 कम 6, 10 में से 6 गया 4, 6 7 42, 6 5 30, यानी कि 17,500 रुपया 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा। तो नरेंद्र को कितना मिलेगा, नरेंद्र 1 रुपया लगा रहा है तो 1 ही हिस्सा लगा रहा है, तो 17,500, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाहक चिह्न के स्थान पर क्या आना चाहिए। √12.96 29.16 भागा √7.29 इंटू √51.84। 12.96 अगर √1296 होता तो ये क्या होता है, 36 हो जाता है। 36 का स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए 3.6। अगर ये 29.16 है इसका मतलब है ये 54 का स्क्वायर होता, यानी कि 5 माइनस ये 729 है तो ये 27 का स्क्वायर 729 होता है, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं 2.7, और ये 7 49 ये आपका हो जाएगा 72 का गुना 72, यानी कि ये आपका हो जाएगा 7.2। अब देखिए 27 दूना 54, ये तो 2 बार में कट गया। 36 दूना 72, 7.2 गुना 7.2 गुना कर दीजिए 72 का कितना होता है 51.84 हो जाएगा, यानी कि 51.84 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 का किसी कक्षा के छात्रों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का वजन शामिल होता है तो औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो शिक्षक का वजन कितना होगा यदि छात्रों की संख्या 25 है। क्या होता है एवरेज बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या। अगर आपसे सम पूछा जाएगा तो कहिएगा कि एवरेज गुना सभी संख्या। अब देखिए 25 छात्र जो हैं, 25 छात्र के योग देखा जाए तो 25 छात्रों का योग देखा जाए तो कितना है 25 गुना 45 है। अब जब इसमें शिक्षक को जोड़ लिया जाता है तो कितना औसत बढ़ जाता है जी, तो 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो कितना पहले 25 लोग था अब 26 लोग हो गया, तो कितना हो जाएगा 26। औसत कितना बढ़ता है तो 1.5 किलो, तो हो जाएगा 46.5 गुना कर दीजिए। इन दोनों इसका गुना कीजिएगा जो आएगा, इसका गुना कीजिएगा जो आएगा। अब इन दोनों का जो अंतर होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा वही शिक्षक का अंतर होगा, वही शिक्षक का वजन होगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर कितना गुना करने पे आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि उस सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 12 मीटर 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचे हॉल में रखा जा सकता है। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। रखा जाएगा अंडर रूट कर दीजिए एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कर दीजिए, 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 12 बराहा 144, 4 चौका 16, 3 का 9, 16 9 25,
25 144 हो जाएगा 169, यानी कि 13 मीटर। 13 मीटर यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 900 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 198 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 65 सेकेंड में एक सुरंग को पार करती है, तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बट्टे में समय। अब देखिए बात को समझिएगा थोड़ा सा। अब मान लीजिए एक ट्रेन है, इसकी लंबाई 900 मीटर है। कितना है? 900 मीटर है। अब मान लीजिए एक सुरंग है, ये आपका सुरंग है। तो जब ट्रेन यहाँ तक आएगी, ये दूरी समझिए, ट्रेन जब यहाँ से सुरंग में जैसे इंटर करेगी, इस पॉइंट पे होगी, तो यहाँ तक तो ट्रेन की खुद की लंबाई होगी। ट्रेन जो पार करेगा अपना लंबाई खुद पार करेगा, उसके बाद इस सुरंग का जो लंबाई है वो पार करेगा। मान लीजिए इस सुरंग की लंबाई x है, हमको वही निकालना है कि 900 मीटर लंबी ट्रेन है ये है, इस सुरंग की लंबाई आपको निकाल लेना है। चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, हमको मीटर पर सेकेंड में लेके आना है। तो 198 को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दीजिए। ये कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 11 बार में, यानी 11 पंचे 55 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया? इसका चाल हो गया। चाल कितना हो गया? 55 मीटर पर सेकेंड। दूरी क्या हो गया? दूरी यानी कि 900 मीटर ट्रेन की लंबाई, और आपका x दूरी सुरंग का है, सुरंग का दूरी निकालना है। समय आपको दे दिया है 65 सेकेंड, तो नीचे 65 लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 55 गुना 65 बराबर 900 प्लस x। 55 और 65 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? करिए लेते हैं, आ जाएगा क्या? 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 36 2 32। अब 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 36 2 32। 32 यानी कि ये आपका हो जाएगा 5 2 7 3 2 5। 3575 में से 900 को माइनस कर देंगे तो इस सुरंग का लंबाई हमारे पास निकल जाएगा। ये आपका 5, ये आपका 7, 15 में से 9 गया 6, यानी कि 2675। यानी कि इस सुरंग की जो लंबाई होगी ये आपका 2675 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ए 126 दिन में एक कार्य को पूरा करता है, बी उसी कार्य को 189 दिन में पूरा करता है, और सी उसी कार्य को 252 दिन में पूरा कर सकता है। यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य कर रहे हैं तो उसे कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? ये जो है 126 दिन में, बी जो है 189 दिन में, और सी जो है 252 दिन में करता है। अगर इन तीनों का एलसीएम ले लें तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 9 3 27, 9 6 54, 126 189 252, ये 756 इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम। अगर हम ए की क्षमता देखें, ए की क्षमता तो 756/126 यानी कि 6 आ जाएगा। बी की क्षमता 756/189 यानी कि 4 आ जाएगा, और सी की क्षमता आपका आ जाएगा 756/252 यानी कि 3। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 6 4 10 3 13 की एफिशिएंसी से 756 को काम करेंगे तो ये कितना दिन में समाप्त कर देंगे ये पूछा। अब देखिए 13 5 65, 13 5 65 10 हो जाएगा। 13 7 13 8 104, 58.2/13 यानी कि 58.2/13 यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 12 गुना 35 गुना 12 गुना 35 भागा मिडिल ब्रैकेट 2 गुना अंडर रूट 1225 भागा 2 का स्क्वायर अंदर है या बाहर?
ये बाहर है, इसका बाहर स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिएगा इसको रहने, अब देखिए अगर हम इसे देखेंगे, इस वाले पोर्शन को देखते हैं। यहाँ लिखिए पहले 12 गुना 35 गुना 12 गुना 35 भागा में, ये स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुना 1225 भागा में ये आपका 2 होगा। तो ये 2 से तो 2 कट जाएगा। 35 का स्क्वायर जो होता है 1225 ही होता है, तो 1225 12 बराबर 144, 144 यानी कि ऑप्शन सी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक समांतर श्रेणी के पहले 149 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद और तीसरा पद क्रमशः 180 और 190 हो। पहला पद कितना है जी, ए बराबर 180। तीसरा पद की बात कर रहा है तो तीसरा पद क्या होता है, देखिए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तीसरा पद कहिएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस 3 में से हो जाएगा, यानी कि 3 में से जाएगा 2d। इसका मान कितना दिया है, 190 दिया। बात को समझिएगा, ये बताने के लिए हम यहाँ लिखे हैं। तो a प्लस 2d का मान कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। a का मान 180 है, तो अगर यहाँ पे रखेंगे 190 माइनस a का मान 180, तो ये कितना हो जाएगा 2d। यहाँ से हम d का मान निकाल रहे हैं, यानी 10 बराबर 2d, तो d बराबर कितना आ जाएगा 5। d का मान हम इसलिए निकाले हैं क्योंकि हमको 149वें पद का मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए 149 पद का, तो 149 बटा 2, a का वैल्यू कितना है जी 180, तो 2 गुना 180 प्लस 149 में से 1 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 148, और आपने डी का मान कितना निकालना है 5। काम खत्म। 149 बट्टा डी 18 दूना 7 360, ये हो जाएगा प्लस 8 5 40 के 0 हाथ में 4, पाँचों के 20 4 24 के 4 हाथ में 2, 5 में 5 2 7 740। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0, 6 4 10 के 0 हाथ में 3 4 7 4 11, यानी 1100। 2 से 1100 को काट देंगे 550 में। अब देखिए 149 को 550 से गुना करेंगे तो ये लगभग आपका कितना आएगा, या तो हमको गुना करना पड़ेगा, गुना कर लेते हैं ताकि हम कंफर्म हो जाएंगे। 15 45 के 5, 15 45 के 5 हाथ में 4 5 को 20 24 के 4 हाथ में 2 5 5 2 7 5 4 7 5 5 4 9 7 4 11 के 81,950 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 81,950, 81,950 यानी कि ऑप्शन डी जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस k के शून्यकों के वर्गों का योग 40 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस तरह के प्रश्न शून्य क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बटा है। माइनस बी बटा है यानी कि यहाँ ये होता है, कंपेरिजन कराया जाता है x² प्लस bx प्लस सी से। तो माइनस बी यानी कि माइनस का 8 बटा ए क्या है 1 है, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। अल्फा इंटू बीटा जो होता है ये होता है सी बटा है। सी यहाँ पे क्या है जी, तो के है, तो के बटा में ए यानी कि कह सकते हैं के। अब प्रश्न से कह रहा है उनके शून्यकों के वर्गों का योग 40 है। शून्यकों के वर्गों का योग यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का योग 40 है। अगर हम कहें कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान देखें, ये कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 8 है, तो 8 का स्क्वायर यानी कि 64, कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो कितना है 40 दिया है। अगर हम इसे खोल दें ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 64। अल्फा प्लस बीटा का जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना दिया 40, ये हो जाएगा 40
प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, के है, तो यहाँ 2k हो जाएगा बराबर 64। यहाँ से 2k का मान कितना आ जाएगा, 64 में से 40 जाएगा 24 हो जाएगा, 2 से 24 कट जाएगा 12, यानी k का जो मान आ जाएगा आपके पास 12 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही उत्तर। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 2 विलयन ए और बी में अम्ल और जल का जो अनुपात है क्रमशः 4:3 और 9:5 है। 2 विलयन है, ए है, बी है। अम्ल और जल का जो मात्रा है, अम्ल और जल का जो मात्रा है ये आपका 4:3 है, और ये इसमें अम्ल और जल में कितना है, 9:5 है। प्रश्न कह रहा है यदि विलयन ए की 4 लीटर मात्रा को विलयन बी के 5 लीटर मात्रा में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात क्या हो जाएगा। अब देखिए हम इस केस में क्या करते हैं, अम्ल को अलग मिलाते हैं और जल को अलग, यानी कि दोनों को अलग मिला देंगे। अब देखिए इसमें टोटल मात्रा कितना है, 7 है, इसमें टोटल मात्रा 14 है। अगर हम अम्ल इसमें देखें, इसमें 4 लीटर मिलाया जाता है अम्ल में, तो कितना हो जाएगा, ये कितना है टोटल रेशियो 7 है, जिसमें से अम्ल 4 है, ये 4/7 हो जाएगा। प्लस इसमें अम्ल कितना है, तो 9 हिस्सा है, टोटल कितना है, तो 14, इसमें 5 लीटर मिलाया जाएगा अम्ल, तो ये 9/14 हो जाएगा ये अम्ल। अब हम क्या करेंगे, अब हम जल में आएंगे। जब जल के अनुपात में आएंगे तो इसमें देखेंगे 7 में कितना जल है, तो इसमें भी 4 लीटर मिलाएंगे, किसमें 3/7, प्लस इसमें जल की बात देखा जाए तो 5 हिस्सा है, कितना में 14 में, तो 5 × 5/14, काम खत्म। 4 × 4 = 16/7, 9 × 5 = 45/14, 4 × 12/7 प्लस 25/14। एलसीएम यहाँ 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 16 दूनी 32 प्लस 45, ये हो जाएगा 14। इसका एलसीएम हो जाएगा 7 दूनी 14, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और प्लस 25। हाँ देखिए 14 तो कट गया, ये 14 कट गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 2 7, 4 3 7, 5 4 9, 4 2 2 4, काट दीजिए, 7 से 11 बार में, 7 से 49 7 बार में, किस अनुपात में आ जाएगा, 11:7 में आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें P और Q विकर्ण, AC और BD के मध्य बिंदु है, तो PQ किसके समान होगा। देखिए इसी तरीके से है, यहाँ से यहाँ आपका PQ है, ये आपका ABCD। PQ यहाँ से अगर हम इस पे इस तरीके से एक लंब डाल देते हैं और हम इसे R नाम दे देते हैं। अब देखिए ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, अंतर एकांतर कोण है। ये कोण और ये कोण देखा जाए तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। अब देखिए अगर हम देखें तो ये क्या नाम है, PQ जो है DB पे हम कह सकते हैं कि DB पे भी है, PQ जो है ये DR पे भी है। किस पे है, DR पे भी है। अगर हम इस वाले त्रिभुज को ले लें, इस वाले त्रिभुज को, त्रिभुज DRB को लेते हैं, अगर DRB लेते हैं, त्रिभुज DRB लेते हैं, तो यहाँ देखेंगे PQ बराबर जो होगा, अब देखिए ये वाला जो हमारा ये क्या है, P है, ये PQ जो होता है ना, इसका जो ये जो भुजा होता है इसका ये आधा होता है, बात को समझिएगा।
अगर हम लिखें कि पी क्यू बराबर 1/2 बी आर लिख सकते हैं, 1/2 यानी इस वाले भुजा का, ये जो बी आर भुजा है इसका क्या कह सकते हैं, इसका आधा हम लिख सकते हैं कि ये वाला जो भुजा होगा इस वाले भुजा का आधा होगा। अब बी आर का मतलब क्या हो गया, अगर हम बी आर को लिखते हैं तो इस बी आर को लिख सकते हैं ए बी, देखिए 1/2 ए बी में से हाई ए आर को घटा देंगे, देखिए तो ये क्या आ जाएगा, बी आर आ जाएगा। बी आर का मतलब यही हो गया, ये ए बी माइनस में से ए आर घटा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए आर को घटा देंगे तो ये बी आर हो जाएगा। अब बात को समझिएगा, अब ये ए आर और ये डी सी, ये वाला भुजा जो होगा ना, ये भुजा ए आर और डी सी जो होगा ये आपस में बराबर होगा, तो यहाँ ए आर बराबर हम डी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 1/2 ए बी माइनस का डी सी, यानी कि पी क्यू बराबर हो जाएगा 1/2 ए बी माइनस डी सी। तो यही हमको निकालना था, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सरल कीजिए कॉस 18 डिग्री प्लस कॉस 162 डिग्री प्लस साइन 126 डिग्री प्लस साइन 234 डिग्री। देखिए कॉस सी प्लस डी साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला पे निकलेगा, तो ये कह सकते हैं 2 कॉस सी प्लस डी, यानी कि सी प्लस डी यानी कि 18 डिग्री प्लस 162 डिग्री बट्टे में 2 इंटू कॉस सी माइनस डी यानी कि 162 माइनस 18 डिग्री बट्टा में 2 प्लस साइन सी प्लस डी का मतलब हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी यानी कि 2 साइन, ये आपका 2 साइन 126 डिग्री प्लस 240 डिग्री बट्टे में 2 इंटू कॉस सी माइनस डी यानी कि बड़का में से छोटका घटा देंगे तो 234 माइनस 126 बट्टे में 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 18 62 कितना हो जाएगा, 8 2 10 के 180/2 यानी cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री क्या होता है जी, 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ देखते हैं कुछ हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा 234, ये आपका 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 6 4 10 के 0 हाथ में 1 2 3 3 3 6, हाँ 2 1 3 360 यानी 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री 0, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका मान ही 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ भी आपको देखना होता है कहाँ क्या जुड़ के cos 90 डिग्री का मान 0 होता है तो साइन 180 डिग्री का मान 0 होता है, तो ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एक घड़ी को 16,401 के मूल्य पर बेचने पर एक आदमी को 23% की हानि होती है, तो घड़ी का लागत मूल्य क्या हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 16,401 गुना 100 बटा कितना 23% हानि होता है यानी कि 77 को 16,401 से काट दीजिएगा तो 213 बार में कट जाएगा, यानी 21,300 रुपये उसका लागत मूल्य होगा। 21,300 यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 कहता है 18 और 32 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। 18 के बाद अभाज्य संख्या 19 है, 19 के बाद 23 है, 23 के बाद 29 है और 29 के बाद 31 है। जोड़ दीजिए 9 3 12, 12 और 9 21, एक 22 के 2, 22 के 2 हाथ में 2, 2 1 3, 3 2 5, 2 7 3 10, 102। कितना योग हो जाएगा 102 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्नांकित पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। लगभग कितने डिग्री का मान का केंद्र कोण बच्चे की फीस पर किए गए व्यय को
निरूपित करता है। तो बच्चा का फीस पे खर्च जो है वो कितना है, तो 12.75% जो है ये बच्चा पे खर्च हो रहा है। तो देखिए 360 डिग्री का 12.75% निकालिएगा तो बट्टे में 100 कर दीजिए। अगर 1200 इसे 1275 कर दें तो नीचे एक जीरो, 2 जीरो और कर देंगे। पहले तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। अब इसको काटना शुरू कीजिए। जब काटना इसको शुरू करेंगे तो ये आपका कटेगा 25 5 125, 125 और 25 एकम 25, 51 बार में 25 चौके 100, 4 नवा 36, 4 नवा 36, 9 एकम 9, 9 पाँचे 45 बट्टा में 10 यानी कि 45.9 डिग्री यानी कि 46 डिग्री के आसपास हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 46 डिग्री। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्नांकित सारणी में दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। यहाँ पे आपका दिया गया, देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 0 से 10 में 3, 10 से 20 में 21, 20 से 30 में 39, 19 5। यहाँ पे बहुलक जो होगा क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्या है 39 है। तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, 39 ही होगा। हम इसको F0 कहते हैं, इसको कहते हैं F0, इसको कहते हैं F-1 मानते हैं और इसको हम F1 मानते हैं। ठीक है। बहुलक जो होता है M0 ये होता है L प्लस L जो होता है, ये जो बारंबारता होता है इसका जो पहला होता है L बराबर यहाँ हो जाएगा 20। फिर होता है I, एक वैल्यू होता है I जो इन दोनों का अंतर होता है 30 माइनस 20 यानी कि 10। L बराबर होता है F0 माइनस F-1 बटा 2F0 माइनस F-1 माइनस F1 गुना में I। यही बहुलक का फॉर्मूला होता है। L यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा 20, 20 प्लस F0 यानी कि ये हमारा जो बहुलक वर्ग है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार यही आया 20 से 30 में वर्ग में 39 पर यही, तो बहुलक वही होगा। तो ये 20, F0 हमारा कितना हो जाएगा 39 माइनस F-1 यानी कि इसके पहले वाला पद वो कितना है 21 बट्टा 2 गुना F0 यानी कि F0 आपका 39 है माइनस F-1, F-1 कितना है 21 है और F1 यानी इसके बाद वाला संख्या कितना है 19 है गुना I का वैल्यू इन दोनों का अंतर यानी कि 10। काम खत्म। वैल्यू निकालते हैं 39 में से, देखते हैं इसको देखेंगे, ये हो जाएगा 20 प्लस 39 में से 21 जाएगा आपका क्या, कितना हो जाएगा 18, दुगुना ये आपका 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1 2 3 6 1 7 78 माइनस 21 और 19 कितना हो जाएगा 40 गुना में 10, यानी कह सकते हैं 18 दाएँ 180 कह दीजिए उसको, 20 प्लस 180 बट्टे में 78 में से 40 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 38। तो 38 को 180 बार में ले 4 3 12 4 4 16 यानी कि 4.7 के आसपास आएगा। तो ये हो जाएगा 20 प्लस ये आपका 4 पॉइंट कुछ के आसपास आएगा, तो 24 पॉइंट कुछ जो आंसर होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 24.74 वाला आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि नीचे दिया गया दंड आरेख 2011 से 15 तक 3 अलग अलग लैपटॉप की कीमत हजारों में का डेटा दिखाता है। सभी 5 वर्षों में लैपटॉप एक्स की औसत कीमत ज्ञात कीजिए। एक्स का कह रहा है, अब एक्स का कह रहा है, एक्स का सिर्फ हमसे पूछ रहा था, एक्स का कितना हो जाएगा औसत सभी संख्याओं का योग यानी कि 20 प्लस 27 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 25 कितना है 1 2 3 4 5 बटे में 5 जोड़ दीजिए 7 8 7 15 15 6 15 6 21 5 26 के 6 हाथ में 2 2 2 4 6
7 दूना 96/5 यानी कि 19×5 = 95, 19×5 = 95, 19.2000, 19.2000। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि एक मीनार के शीर्ष से दो वस्तुओं का अनुमान कोण भूमि पर उसके समान किनारे पर क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री पाए जाते हैं और दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी 400√3 मीटर पाई जाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप समझिएगा, मान लीजिए यहाँ से अगर 30 डिग्री यहाँ बनता है तो ये वाला जो होगा ये 30 डिग्री होगा अंतर कोण से। अगर एक और जो होगा, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये 60 डिग्री बनता है तो ये वाला एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा। अब ठीक है, अब देखिए क्या होता है, 30 डिग्री और 60 डिग्री का जो कॉन्सेप्ट होता है वो जान लीजिए। 30 डिग्री 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। 30 डिग्री के सामने ए होता है और 60 डिग्री के सामने क्या होता है, a√3 होता है। अगर ये 30 डिग्री के सामने ए होगा तो 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, a√3 होगा। अगर ये 60 डिग्री के सामने √3 होगा तो ये 30 डिग्री के सामने a√3 होगा, यानी कि a√3 ये यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब ये 3 होगा तो इस वाले वैल्यू का जो मान होगा वो आपका 2 यूनिट होगा और इस वाले का मान होगा वो आपका 1 यूनिट होगा। अब हमसे प्रश्न में कह रहा है कि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी 400√3 मीटर है। अगर 2 यूनिट का वैल्यू अगर 400√3 मीटर है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200√3 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे तो ये 600 मीटर है, तो ये वाला जो सामने वाला ऊंचाई जो होगी ये √3 का वैल्यू है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 600 मीटर हो जाएगा। यानी इसका ऊंचाई जो होगा वो आपका 600 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, यहाँ घन है 4×12/125। देखिए 25 चौके 100 यानी कि 500, 512/125। 512 ये 8 का क्यूब है तो 8 क्या हो जाएगा, यहाँ से 8/5 आ जाएगा, सीधे आ जाएगा। 5 का क्यूब 125 होता है, 3 बाहर निकल जाएगा, ये 512 है। तो 8/5 यानी कि 8/5, 1 5 5, 3 8/5 यानी कि 1.3/5। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, यदि 3a + 4b / 3c + 4d का मान 3a - 4b / 3c - 4d हो तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 3a से पहले गुना कर दीजिए 3c - 4d में, 4d में, प्लस फिर 4b से गुना कर दीजिए 3c - 4d में, फिर यहाँ से 3c से गुना कर दीजिए 3a - 4b में, प्लस 4d से गुना कर दीजिए 3a - 4b में। 9ac - 3 चौके 12ad प्लस 4 तिया 12bc माइनस 4 चौके 16bd बराबर 3 के 9ac माइनस 3 चौके 12bc प्लस 4 तिया 12ad माइनस 4 चौके 16bd। बात समझिएगा। अब देखिए काट पीट अब होगा। काट पीट 9ac प्लस में है, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 9ac कट गया। 12ad यहाँ माइनस में है, 12ad ये प्लस में है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। 12bc प्लस में है, ये आपका माइनस में है। 16bd माइनस में है और प्लस में है, माइनस में आएगा, एक तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा तो कट जाएगा। 12ad यानी कि 24ad बराबर 12bc यानी कि 24bc, 24 कट जाएगा, ad बराबर bc आ जाएगा। ad बराबर bc, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन नंबर 25,
कि उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 29 सेंटीमीटर है। पाई 3.14 लेना है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। 3 22/7 ले लेते हैं। आर कितना दिया है 29, यानी कि 29 का स्क्वायर 29 गुना 29। इसका भी आंसर आपको गुना करके आंसर इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।